हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसका मतलब हमारा ये जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसको बिल्डअप होने में, इसको इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बल्कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर जनरल नॉलेज पर्पज़। इस चैप्टर में हम इंडिया और पाकिस्तान का बीच में जो पार्टीशन हुआ, उसके बारे में भी हम डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में 1947 का जो ईयर है एंड उसके आसपास के टाइम पीरियड के ऊपर ही फोकस किया गया है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर इन अ डिटेल वे। मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया इस चैप्टर का। अब हम चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद अवर फर्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रखा है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला। जैसे कि हर एक इंडियंस जानता है कि हमें इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त के मिडनाइट को 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है। 15 अगस्त का जो रात था, उस रात में जो हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा असेंबली था जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा लॉ बुक है, उसको ड्राफ्ट किया था। उन मेंबर्स के साथ उन्होंने एक बैठक बुलाया था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो थे, उन्होंने उस रात को एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था। उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। फिर हमें चैप्टर में बता रखा है कि वो जो टाइम था जिस वक्त हमें इंडिपेंडेंस मिला, वो जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस मूवमेंट था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हर एक इंडियंस के लिए। क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतने नेशनल लीडर्स की जान जाने के बाद फाइनली वो मूवमेंट आ चुका था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस में मिल गया था, जब अंग्रेज़ों ने, जब ब्रिटिशर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। इंडिपेंडेंस के पहले जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे लीडर्स थे, सबके बहुत सारे अलग अलग वॉइसेस थे। कोई कहता था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने कंट्री में ये राइट्स लाएंगे, ये फंडामेंटल राइट्स जो है इंश्योर करेंगे, हमारा कंट्री इसके लिए वर्क करेगा, उसके लिए वर्क करेगा। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस भी थे इंडिपेंडेंस के पहले। बट उस टाइम पे दो ऐसे गोल्स थे, दो ऐसे वॉइसेस थे जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक इंडियंस ने एग्री किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले कुछ हो या ना हो, बट जो ये दो गोल है उसको तो सबसे पहले अचीव करना ही करना है। जो पहला गोल था वो था, हम अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हर एक को पता है कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ कर सकते हैं बाय वोटिंग इन अ फ्री एंड फेयर वे। सबसे जो पहला गोल था वो ये था कि हम अपने जो गवर्नमेंट है उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड जो दूसरा गोल था वो ये था कि जो गवर्नमेंट हमारी बनेगी वो हर एक के लिए काम करेगी। द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, मतलब हर एक सेक्शन के लिए, सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, बल्कि रिच, पोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन के लिए, कल्चर के लिए, हर एक लोगों के लिए वो सेम वर्क करेगी। स्पेशली जो पोर पीपल है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप उन ग्रुप्स को कहा गया है जिन्हें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है, जैसे कि SC STs हो गए। उन लोगों के ऊपर और पोर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये था ट्विन गोल, हाँ, जो जिसके ऊपर लगभग हर एक इंडियंस ने एग्री किया था कि सबसे पहले हमें ये दो गोल्स जो है अचीव करने ही करने हैं। ये दो गोल जितना सुनने में इजी लग रहा है, उसको फुलफिल करना उतना ज़्यादा ही हार्ड था। इंडिया को जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंसेस में इंडिपेंडेंस मिला था, वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उस टाइम पे
90s के टाइम पे इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे नेशन भी थे जिनको इंडिपेंडेंस मिला था, बट जिस तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया बॉर्न हुआ, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी दूसरा कंट्री बॉर्न नहीं हुआ। सो क्या था वो डिफिकल्ट सिचुएशन? वो ये था कि ब्रिटिश जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए, उसी वक्त उन्होंने इंडिया का पार्टीशन कर दिया। जो ब्रिटिश इंडिया था उनको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। सो जो 1947 का जो साल था, जिस ईयर के लिए, जिस टाइम के लिए इतने सारे इंडियंस इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो ईयर खुशियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस एंड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लेके आया। वॉयलेंस का मतलब है मार धार, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो जब पार्टीशन हुआ, जब इंडिया एंड पाकिस्तान बना, सो मेनली पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए था एंड हिंदुस्तान हिंदू के लिए था। सो जितने सारे मुस्लिम्स थे इंडिया में वो चले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान के हिंदूज आ गए इंडिया। सो इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस हुए। सो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ। सो इंडिया का जो सिचुएशन था इंडिपेंडेंस के बाद, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। और ऐसे सिचुएशन में जो गोल्स थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स ने जो पहले गोल्स सोचे थे, उन गोल्स को अचीव करना, उन गोल्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। सो पहले मैं आप लोगों को मैप के हेल्प से समझा देती हूँ कि आखिर कैसे पार्टीशन हुआ था और कहाँ कहाँ पार्टीशन हुआ था, किस तरह से इंडिया को डिवाइड किया गया था। सो दिस इज़ द मैप ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। आप देख सकते हैं हमारा जो कंट्री था इंडिया, वो कितना ज़्यादा लार्ज था। हमारा कंट्री जो इस वक्त की 3 कंट्री है उससे मिलके बना था। पहला था पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। सो अभी की ये तीनों कंट्रीज़ पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी। सो हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा लार्ज था, बट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो इंडिया था वो टुकड़ों में बट गया, हमारा पार्टीशन हो गया। अब मैं आपको पार्टीशन के टाइम का मैप दिखाती हूँ। सो नाउ यू कैन सी द मैप आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद हमारा जो मैप था वो आप देख सकते हैं। सो ये है हमारा इंडिया, और उस टाइम पे जो हमारा ब्रिटिश नेशन था, हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको 2 नेशन में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। बट पाकिस्तान भी 2 पार्ट्स में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। सो इसके बारे में हम डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये 2 पाकिस्तान क्यों बने। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रेजेंट डे का इंडिया का मैप। सो दिस इज़ द मैप ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्ट पाकिस्तान था वो अभी सिर्फ पाकिस्तान बन चुका है, एंड जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो अभी बांग्लादेश बन गया है। जब 1971 में वार हुआ, उसके बाद से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका था। सो हमारा जो ये सेकेंड बुक है, पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक, उसमें हम डिटेल वे में पढ़ेंगे 1947 के बाद से जितना भी हमारे जो कंट्री है, जितना भी पॉलिटिक्स हुआ है हमारी कंट्री में, वो हम लोग बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। सो ये पूरा बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को पढ़ के हमें अपनी कंट्री के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अब हम अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक। सो सेकेंड टॉपिक का नाम है 3 चैलेंजेस। सो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो न्यू इंडिपेंडेंट नेशन था इंडिया, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो इस टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं कि कौन से टाइप के चैलेंजेस, कौन से काइंड के चैलेंजेस हमारे इंडिपेंडेंट नेशन को फेस करना पड़ा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सो मेनली सबसे पहले ये बता रखा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट नेशन था इंडिया, उसको 3 तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो सबसे जो पहला और सबसे इमीडिएट चैलेंज था वो था कि हम अपने नेशन को यूनाइट कैसे करें, हम अपने कंट्री में एकता कैसे लाए। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एक कॉन्टिनेंट के साइज़ का है, और सिर्फ जियोग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा भिन्नता, बहुत ज़्यादा अनेकता है। हमारी कंट्री के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं एंड डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं। हमारी कंट्री में बहुत तरह के कास्ट सिस्टम भी है। साथ ही हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। सो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और
ऐसे एक डाइवर्स कंट्री को यूनाइट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो उस टाइम पे सबसे पहला जो चैलेंज था हमारे नेशन के लिए वो ये था कि कैसे इतने डिफरेंट पीपल को एक साथ हम लोग कैसे करें। सो उस टाइम के जो फॉरेन कंट्री के जो ऑब्जर्वर्स थे, दूसरे कंट्री के जो लोग थे, वो ये मानते थे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इंडिया काफ़ी लंबे समय तक हर अपने लोगों को एक साथ लेके नहीं चल पाएगा। हमारा ब्रिटिश इंडिया का तो पहले ही पार्टीशन हो गया और जो बचा कुचा इंडिया था उसका भी कहीं और डिवीज़न ना हो जाए। सो ये हमारे कंट्री के लीडर्स को डर था। बट हमारे कंट्री के लीडर्स ने बहुत ही अच्छे से इस चैलेंज को ओवरकम किया। आज हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो यूनाइटेड है, इसीलिए हमारी कंट्री को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। मतलब अनेकता में ही हमारी कंट्री में एकता है। हमारे यहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस तो बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में एक यूनिटी है जो आपको बाकी किसी कंट्री में नहीं देखने को मिलेगा। सो पहला जो चैलेंज था वो था हम अपने नेशन को कैसे यूनाइट रखें और हमारे कंट्री ने इस चैलेंज को बहुत ही अच्छे से ओवरकम किया। सेकेंड जो चैलेंज है वो है कि हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को किस तरह स्टेबलाइज करें। सो ये हमारा पहला गोल भी था। जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे जो सबसे पहला गोल था हर एक लीडर्स के मन में वो था कि हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाएंगे। एंड जब फाइनली हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, सो अब इस गोल को फुलफिल करने का टाइम आ चुका था। बट इतने बड़े कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना ये भी हमारे इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड किया, हमारे कंट्री को एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाया। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, साथ ही हर एक सिटीज़न को वोटिंग राइट्स भी देती है। सो ये एक बहुत बड़ा टास्क था हर एक सिटीजन्स को वोटिंग राइट देना, इवन चाहे वो लो कास्ट हो, अपर कास्ट हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, एंड स्पेशली वुमेन को वोटिंग राइट देना उस वक्त में एक बहुत बड़ा टास्क था। बट हमारी कंट्री के लीडर्स ने इस टास्क को बहुत ही अच्छे से निभाया है, इस टास्क को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। हमारी कंट्री ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस होता है। सो हमारी कंट्री ने इस चैलेंज को भी बहुत ही अच्छे से ओवरकम किया है। हमारी कंट्री हर एक सिटीजन्स को वोटिंग राइट देती है और आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में हर एक जो सिटीज़न है वो वोट करता है और एक फ्री और फेयर वे से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करता है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, A democratic constitution is necessary but not sufficient for stabilizing a democracy। सो ये बहुत ही अच्छा लाइन है। इसमें बता रखा है कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है हर एक कंट्री में जो अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है, बट सफिशिएंट नहीं है उस कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना। इसका मतलब ये है कि हमारे जो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट रियल में उस कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं होती है। उस कंट्री में मेनली वन पार्टी का डोमिनेंस होता है। सो हमारे इंडिया में जो हमें डेमोक्रेसी लानी थी वो कोई दिखावटी हमें डेमोक्रेसी नहीं लानी थी, बल्कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में लाना था, हमें सच में डेमोक्रेसी लाना था, हमें हर एक सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स देना था। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंट्री के लिए और साथ ही इंडिया जैसे ऐसे लार्ज कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा टास्क था। बट हमारी कंट्री ने बहुत ही अच्छे से इस टास्क को परफॉर्म किया है और आज हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो ये था हमारा सेकंड चैलेंज। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड चैलेंज की तरफ। सो हमारा जो थर्ड चैलेंज था वो था टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग्स ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन। सो हमारा जो थर्ड चैलेंज था वो था कि हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे लाए एंड अपने सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को एक साथ कैसे लेके चले, सिर्फ कुछ सेक्शन को नहीं बल्कि हमें अपनी पूरी सोसाइटी को, पूरा एंटायर सोसाइटी को साथ में लेके जाना था। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा टास्क था। हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने तो हमारे पूरे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया था और हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। सो हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे उनको ये सोचना था, ये उनका चैलेंज था कि हम अपनी कंट्री
में फिर से डेवलपमेंट कैसे लाए और अपनी पूरी सोसाइटी को एक साथ कैसे रन करे। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी के प्रिंसिपल को दिया है, हम सभी लोगों को इक्वलिटी का राइट दिया है। हर एक जो सिटीजन है लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो रिच हो, पोर हो, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, बट लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हर एक सिटीजन जो है वो इक्वल है। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, रिलीजन एंड कल्चरल कम्युनिटीज को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी सेट आउट किया है, जो कि वेलफेयर गोल्स होते हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करना होता है। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैलेंज था उसको तो हमारी कंट्री ने बहुत अच्छे से ओवरकम कर लिया, बहुत अच्छे से फेस किया, बट जो हमारा थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट वाला, वो था हमारा रियल चैलेंज। अभी भी हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री ही है, उसको डेवलप कंट्री होने में अभी और ज़्यादा मेहनत करना है। हमारा जो रियल चैलेंज था वो था डेवलपमेंट वाला। उस टाइम के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, उस टाइम के हमारे कंट्री को लीडर्स को कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी थी जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे हमारी कंट्री का, और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है हमारी कंट्री में, उसको इरेज करे, उसको हमारी कंट्री से हटाए। ये थे हमारे 3 चैलेंजेस जो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने पड़े। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि 3 चैलेंजेस क्या क्या थे जो हमारे इंडिपेंडेंट नेशन को फेस करना पड़ा, तो आपको ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में लिखना पड़ेगा। बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, एंड आपको अगर सेकंड पार्ट चाहिए देन प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।